नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नवंबर 2023 के सीटेट के हिंदी पेडागॉजी के प्रश्नों को लेकर। इससे पहले हमने 2021 के जो भी प्रश्न थे पेडागॉजी के, वो हमने कंप्लीट किए हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देख लें। और वीडियो हम शुरू करें इससे पहले मेरा अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है? तो भाषा जो है वह नियमबद्ध व्यवस्था होती है। इसमें हम पहले जो है सुनना सीखते हैं, फिर उसके बाद में बोलना सीखते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ना सीखते हैं और उसके बाद में हम लिखना सीखते हैं। तो बच्चा जो है वह अपने बड़ों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। फिर उसके बाद में वह धीरे धीरे जो है शब्द बनाना सीख जाता है और फिर वाक्य बनाना सीख जाता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर उसके बाद में लिखता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वह नियमबद्ध रूप से होती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 यानी कि नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक और एकांकी जब हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो इसके दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है क्या? संवाद अदायगी यानी कि डायलॉग डिलीवरी। अब डायलॉग जो है वो अगर हम सही तरीके से करेंगे तो जो नाटक है एकांकी है उसको जब हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक प्रकार का रस उत्पन्न होगा जो कि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा और पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगेगा, यानी कि ध्यान से सुनेंगे। तो जो नाटक होते हैं, जो एकांकी होती है, उसको जब पढ़ते हैं तो क्या महत्वपूर्ण है? डायलॉग डिलीवरी यानी कि संवाद अदायगी। बाकी के जो शास्त्रीय तत्व हैं, उच्चारणगत शुद्धता है, मौन पठन है, ये सब अलग हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका है? संवाद अदायगी का। इसके बाद में तीसरा प्रश्न यानी कि अगला प्रश्न, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? जो कक्षा 8 का जो साहित्य आप चुनेंगे तो हम जो वर्ग होगा यानी कि बच्चों का जो आयु वर्ग होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? उस साहित्य का चयन करेंगे, यानी कि बच्चा कौन से आयु का है। परिकथा जो है वह 8वीं कक्षा के बच्चों को पसंद नहीं आएगी, तो यहाँ पर ना तो परिकथा, राजा रानी, पशु पक्षी ऐसे कोई कविताएं कहानियां जो है 8वीं क्लास के बच्चों को पसंद नहीं आएगी। रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानियां जो है इस आयु वर्ग के बच्चों को पसंद आती है, इसलिए हम क्या करेंगे? जो रहस्य और रोमांच का जो साहित्य है उसका हम चयन करेंगे, उसको सर्वाधिक महत्व देंगे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। तो हिंदी भाषा का जो आकलन है उसको हम किस प्रकार से करेंगे? बच्चा प्रश्न निर्माण कर सकता है या नहीं? तो हाँ, कर सकता है। अवलोकन हम करेंगे तो अवलोकन के अनुसार या फिर हमारे प्रश्न निर्माण के अनुसार। तो जो अवलोकन है, बातचीत है बच्चे से करके, उससे भाषा जो है वह किस प्रकार उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावशाली होगा वह होगा श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना। तो ये इस श्रुतलेख को हम भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावशाली मानते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। भाषा जब हम सीखते हैं सिखाते हैं तो उसमें जो उद्देश्य हमारा है उसको रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। भाषा सीखने सिखाने का क्या है? उसमें 4 जो स्किल होती हैं, 4 जो कौशल होते हैं उसको हम सिखाते हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और
लेखन कौशल। तो ये जितने भी चारों कौशल हैं वो हमें प्राप्त होते हैं या नहीं है। तो इसको सौदेश्यपूर्ण बनाने को हम किस प्रकार से हम प्रभावी बना सकते हैं? तो पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के द्वारा हम उसको प्रभावी नहीं बना सकते। यानी कि ठीक है, पाठ्यपुस्तक से हम उसके जो अभ्यास कार्य है उसे हम लिखवाना सीखते हैं, मतलब लिखना सिखाते हैं बच्चे को। कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखने से बच्चा कोई नहीं, ठीक है, वो एक तो सुलेख के हिसाब से हो सकता है। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना तो ये भी सही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा भारी भरकम जो उत्तर है वह कौन-सा है? कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। जो प्रिंट समृद्ध परिवेश है कक्षा का, उसका उपयोग जो है किसे उसका उपयोग जो है वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला। में अगला प्रश्न, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। ये प्रश्न क्या करता है? तो ये प्रश्न जो है क्या ये क्या करेगा भाई, उन विज्ञापनों को, वो जो एडवर्टीजमेंट है उसको आप इकट्ठा करो जो कि हाल ही के ठंडे पदार्थों से जुड़े हुए हैं, ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य और सफाई पर जो ब्यौरे होते हैं उनको छांट कर देखो क्या हकीकत है। तो ऐसे प्रश्न जो है हमें क्या करते हैं, बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना। इसका बाकी के 3 ऑप्शन इसके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि बच्चों के लिए बहुत जटिल है, तो ये जटिलता वाला यहाँ पर सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बच्चों की आयु के हिसाब से उनको प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये जो है बाहर की दुनिया से जोड़ता है, जटिलता वाला यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर ठंडे पेय पीने की प्रेरणा, तो ऐसे हम नहीं करेंगे, बच्चों को ऐसे ठंडे पेय पीने की प्रेरणा हम नहीं देंगे। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि खाली बाहर की दुनिया को महत्व देना सही नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर संख्या 1। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण जब उच्च प्राथमिक यानी कि हायर, ये जो अपर प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा शिक्षण का वह क्या है? कि व्याकरण के नियम सिखाएंगे हम और उनका प्रयोग कराएंगे। इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है इसका महत्व इतना नहीं है कि व्याकरण के नियम सिखा दिया और फिर बाद में प्रयोग करवाए गए, तो भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य है, ये नहीं होता है। अच्छा, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे हिंदी साहित्यकारों से परिचित करा रहे हैं इसलिए भाषा सिखा रहे हैं, ये भी नहीं है। समस्त अहिंदी साहित्यकारों से, तो यहाँ पर ये भी गलत है। जो सही उत्तर है वह क्या है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, यानी कि सारी की सारी जो प्रयुक्तियां हैं उनसे परिचित कराना विभिन्न कार्य क्षेत्रों से। कार्य क्षेत्र यानी कि पठन कौशल, लेखन, वाचन, श्रवण, सारे के सारे। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कौन से प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं? तो जिनके उत्तर तयशुदा होंगे, जो जटिल होंगे, जिनके उत्तर लंबे लंबे होंगे और जो सुंदर लेख के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसे प्रश्न जो है वह कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसे प्रश्न मायने रखेंगे जो कि जो बच्चों की कल्पना को बढ़ावा देंगे और उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे प्रश्न जो कि बच्चों की कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्चारण के विशिष्ट संदर्भ में? जी नहीं, उच्चारण के विशिष्ट संदर्भ में नहीं।
फिर अवबोध, तो अवबोध के हिसाब से भी नहीं, लिखने के हिसाब से जी नहीं। जो ऐसे जो डायलॉग होते हैं, ऐसे कोई संवाद होते हैं, ये संवाद कभी भी उचित उतार चढ़ाव के साथ में पढ़े जाते हैं। तो ऐसे संवाद क्या किए जाते हैं, ये संवाद हो गया या कोई कथन हो गया, तो इनको उचित उतार चढ़ाव के साथ में पढ़ा जाता है। तो अनुतान इसका सही उत्तर होगा, बाकी के सारे गलत हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? बच्चों की कल्पना, उनकी क्रिएटिव राइटिंग के संदर्भ में अब उस प्रश्न को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर एक कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो बच्चा 2-3 लाइनों में उसका उत्तर दे देगा। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये किताब में ऑलरेडी है। जो प्रश्न है वह खान पान की बदलती तस्वीर जो कक्षा 7 के पाठ्यपुस्तक में है, उसमें ये पहले से दिया हुआ है इसका उत्तर। तो ये उसकी कल्पनाशीलता को या फिर उसकी क्रिएटिव राइटिंग को नहीं बढ़ाएगा। खान-पान को लेकर फ़ायदे कौन से हैं? तो ये भी नहीं होगा। बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? तो ये भी आपको लगभग जो है उस पाठ में मिल जाएगा। हमारे पास में जो विकल्प है वह कौन-सा बचा? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए। तो इसमें बच्चा जो है वह कई बातें पूछेगा, फिर उसके बाद में अपने हिसाब से उसको लिखेगा। तो ये उसकी सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का जो अंतर है उसका मुख्य आधार क्या है? तो भाषा का जो परिवेश होगा वह भाषा के अर्जित करने और उसको सीखने में मुख्य आधार की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या है? अब जैसे समान भाव वाली कविताएं, जैसे कबीर की साखी हो गई, रहीम के साखी हो गई, उसमें जो अ, स- जो उनका अर्थ है दोहों का वो एक जैसा है। तो इसका जो मुख्य कारण है क्या होगा? क्यों कहा गया? क्योंकि वो बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना चाहती थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा क्या होगा? समान भाव का अर्थ समझाना। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर क्या होगा? बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं वे गलत हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो यहाँ पर हमें मात्राओं को, अक्षरों को देखना है कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, फिर उसके बाद में उसमें जो मात्रा आती है वो कब आती है। तो यहाँ पर स को ई की मात्रा लगे वाले 3 शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक हमें यहाँ पर ई की मात्रा वाला शब्द दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो सी है ये इससे पहले आता है। तो यहाँ पर ऐसा जो ई की मात्रा वाला जो शब्द है उसको तो हम निकाल ही देंगे, ये नहीं होगा। तो अब इनमें से तीनों में से ढूंढते हैं। अब इसमें उस मात्रा के बाद में जो अक्षर आया है उसको देखते हैं कि वो कब आ रहा है। तो म जो है वह पहले र से और ल से पहले आ रहा है। तो हम इसको यहीं पर देख लेंगे कि म जो है वह दोनों से ही पहले आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि पहला विकल्प जो है वह सही है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भिन्न-भिन्न छंद हम नहीं सिखाएँगे, ना ही हम कक्षा 6 के बच्चों को समास सिखाएँगे और ना ही शब्द प्रयोग पर ज़्यादा बल देंगे। हम क्या करेंगे, उसके भाव को सिखाएँगे कि इसके पीछे कवि का या लेखक का क्या भाव है। तो यहाँ पर कविता शिक्षण के दौरान भाव भूमि पर हम ज़्यादा महत्व देंगे। तो इसका उत्तर
विकल्प संख्या 2 सही है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को मदद करती है किस चीज़ में? तो कहानियों की विभिन्न शैलियों पर जो चर्चा हम करेंगे तो इसमें बच्चे जो है व्याकरण समझने में उसमें मदद करेंगे तो नहीं, ये शैलियों पर चर्चा जो है व्याकरण समझने में मदद नहीं करेगी। तत्वों को याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, कमियां बताना हमारा काम नहीं है या कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हम बच्चे के साथ में अलग अलग प्रकार की शैलियों की चर्चा करेंगे तो बच्चे कहानी बनाने में आगे आएंगे, यानी कि कहानियों की रचना करेंगे। तो इसका जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर 2 ये यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, या पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा। तो यहाँ पे परिभाषा शब्द आ गया ना, तो इसको तो हमें अलग ही कर देना है, तो ज़रूरी नहीं है इसको रखना। फिर उसके बाद में अभ्यास शब्द यहाँ पर संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? जो संदर्भ होता है यानी कि जब प्रसंग होता है उसमें व्याकरण जो है वो किस पर बल देता है? क्या बिंदुओं को स्पष्ट, पाठ के अंत में जो समस्त व्याकरणिक बिंदु हैं उनको स्पष्ट करने में? तो ये नहीं होगा। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा, तो यहाँ पे परिभाषा नहीं सिखाई जाती है। यहाँ पर हम जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं यानी कि जो भी संकल्पनाएं होती है वो दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो यहाँ परिभाषा का कोई महत्व नहीं है। फिर उसके बाद में पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषाभ्यास को पूर्ण करवाने में, तो खाली भाषाभ्यास ही पूर्ण करवाना है ऐसा भी नहीं है। क्या करना है कि पाठ पढ़ाते समय जो प्रसंगवश जो भी व्याकरणिक बिंदु आते हैं उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो बच्चा है वह बार बार जो व्याकरणिक बिंदु होते हैं उनकी पुनरावृत्ति करता रहेगा और इससे वह जीवन भर उन व्याकरणिक बिंदुओं को नहीं भूलेगा। और इससे होगा क्या? इससे ये भी होगा कि बच्चा व्याकरण में बोर नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प है, विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है। अच्छा, आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब कि आपके लिए ये वीडियो जो है लाभदायक, आपको लाभदायक लगा है। तो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। और आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवारजन हैं, जो मित्रजन हैं, उनके साथ में भी इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिए। इससे मुझे भी सहायता मिलेगी और आप लोगों को भी और आपके परिवारजनों को भी ये लाभप्रद होगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि उनका बैकग्राउंड क्या है। ये क्यों, कौन सा बैकग्राउंड पूछ रहे हैं कि भाई आर्थिक, अब यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या बोला है, भाषा शिक्षक, उसको किस बात की जानकारी होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक। तो आर्थिक और सामाजिक से वो क्या करेगा, सामाजिक और व्यावसायिक, तो यहाँ पे व्यावसायिक और सामाजिक भी उसके लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता है। फिर सांस्कृतिक और आर्थिक, फिर यहाँ पर आर्थिक शब्द आया है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर महत्व क्या है, भाषा शिक्षक है इसलिए भाषिक और सांस्कृतिक, क्योंकि संस्कृति का प्रभाव जो है वह भाषा पर पड़ता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, भाषिक व सांस्कृतिक। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। तो यहाँ पर जो 7वीं कक्षा में ऋषभ जो हैं वो एक अध्यापक हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, और जल संरक्षण इस पर आधारित जो सरकार ने जारी किया है पोस्टर, उसको दिखा दिया, फिर चर्चा की। तो ये जो सामग्री उसको मिली है ये क्या है, क्या ये अनुपयोगी है,
तो नहीं, ये तो बड़ी उपयोगी है, तो ये नहीं होगा। मनोरंजक है, यहाँ मनोरंजन का सवाल नहीं उठता है। कृत्रिम है, क्या ये बनाई हुई है? जी नहीं, ये बनाई नहीं हुई, ये कोई बनावटी नहीं है, ये सरकार द्वारा जारी की गई है, यानी आंकड़े हैं वो। तो ये क्या प्रमाणिक है? हाँ, ये प्रमाणिक है। प्रमाणिक यानी कि एकदम ऑथेंटिक है, यहाँ पर कोई झोल-झाल नहीं है। तो इसमें इसका उत्तर क्या होगा? प्रामाणिक। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, कविता शिक्षण के दौरान, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसे प्रश्नोत्तर पर? जो जिनके उत्तर सरल हो। तो यदि सरल उत्तर ही होंगे तो बच्चा जो है वह ऐसे ही पास हो जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं मुझ में कमी कहाँ है। जिनके उत्तर विभिन्न हो, हाँ ये हो सकता है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। जिनका उत्तर एक ही हो, अगर एक ही उत्तर वाला है तो फिर बाद में क्या होगा कि बच्चा जो उत्तर देगा वह बंधा हुआ उत्तर होगा, तो इसमें उसका कोई, उसकी सृजनात्मकता कोई मायने नहीं रखती यहाँ पर। फिर जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, ऐसा भी नहीं है। जिनके उत्तर विभिन्न हो, ऐसे प्रश्नों को ही कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा बल दिया जाना चाहिए, ऐसे प्रश्नोत्तर बनाए जाने चाहिए। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कैसी हो? तो वह मातृभाषा होनी चाहिए या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तो क्या पहले में क्या आएगा? मातृभाषा, और दूसरे में क्षेत्रीय भाषा। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र जो है लागू अगर करेंगे तो इसमें पहला स्थान जो है वह मातृभाषा को या फिर क्षेत्रीय भाषा को जाएगा। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि उदाहरणों पर, परिभाषा पर, या फिर नियमों पर या मानकता पर बल देती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें उदाहरणों के द्वारा हम बच्चे को समझाते हुए उसके नियमों की तरफ लेकर जाते हैं, तो इसको इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। तो आगमन विधि जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद में परिभाषा या फिर नियम समझाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, किसके संदर्भ में? भाषा के संदर्भ में। यहाँ पर भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम जो होते हैं, इनका प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि क्या क्या करता है? तो यहाँ पर बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त जो भाषाएं होती हैं उनको समझने में मदद करता है। जैसे यदि कोई अंग्रेजी फिल्म चल रही है तो उसका जो डब किया हुआ, यानी कि उसका जो ट्रांसलेशन होता है, उसका अनुवाद जो है वो अन्य अलग-अलग भाषाओं में होता है। इससे वह बच्चा जो है उस भाषा को सीख भी सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर? विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है संचार माध्यम। फिर इसके बाद में गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो जो गद्य शिक्षण होता है उसमें क्या अपेक्षित नहीं है? भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास करना, तार्किक शक्ति का विकास करना, या फिर अनुकरण क्षमता का विकास करना। तो गद्य शिक्षण जो है इसमें क्या अपेक्षित नहीं है? हम बारीकियां समझते हैं भाषा की, कल्पनाशीलता हमारे उसका विकास होता है, तार्किक शक्ति जो है हम उत्तर को समझने में समर्थ होते हैं, लेकिन अनुकरण जो करते हैं हम ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जो गद्य शिक्षण होता है, शिक्षण के में जो अपेक्षित नहीं है वह है भेड़ चाल, यानी कि जो कोई कैसे कर रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो वो गलत है। यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस सही है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस पाठ्य सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हम यहाँ पर साहित्यिक सामग्री को ज़्यादा महत्व देंगे। साहित्य में फिर वो सब आ जाएगा। साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत हम सारी चीज़ें सीख लेंगे, तो यहाँ पर साहित्यिक सामग्री को महत्व दिया जाएगा। बाकी पाठ्य पुस्तक तो होती ही है, व्याकरण की पुस्तक भी बच्चे करते हैं, लेकिन साहित्य में अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि उसमें कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं। पोस्टर यहाँ पर नहीं होगा। फिर अगला
आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो छठी कक्षा को जो बच्चे हैं, उनको हिंदी भाषा हमको सिखानी है, तो कौन-सी पद्धति का? जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, या फिर बच्चों को पाठ्य पुस्तक पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी पड़े, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि अगर बच्चे बिल्कुल भी पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो उनको पढ़ना नहीं आएगा। बोलने के अवसर मिलेंगे तो खाली वो बोलना ही सीखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। और खाली अगर लिखने का ही कार्य करते रहेंगे तो उसमें उनका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाएगा, जो भाषा का जो चारों कौशल है वो नहीं सीख पाएँगे। फिर अगर वे परस्पर अंतःक्रिया करेंगे, तो उसमें सारे जो कौशल है वो आ जाएँगे। यानी कि अगर वो परस्पर एक-दूसरे के साथ में व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे, सारे सब कुछ करेंगे, तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। तो भाषा परिचर्चा संवाद जो है बच्चों की कौन-सी परिचर्चा संवाद बच्चों की किस क्षमता का परिचायक है? तो यहाँ पर भाषण परिचर्चा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो ये कंठस्थ वाला अगर उत्तर कहीं आ जाता है तो ये गलत है, ये सही नहीं होता है। याद करना, कंठस्थ करना, ये सही नहीं है। फिर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है, इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, यदि आप प्रसिद्ध रचनाओं को जानेंगे तो रचनाकारों को जान ही जाएँगे, तो ये नहीं है। यहाँ पर जो सही होगा कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है, उसमें भाषा शिक्षण पूछा है, यहाँ पे कोई रचनाकार के बारे में या किसी रचना के बारे में नहीं पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या? नियमबद्ध प्रकृति को जानना, कि कैसे हमको जो है लिखना है, किस तरह से हमको बोलना है, ये सारी सब कुछ हमको जानना होता है। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना, ये क्या है? इसमें करना ये किस में मदद करता है? साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन को, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार या अभ्यास को प्रश्नों को गढ़ना। तो यहाँ पर भाषाई संरचनाओं पर अधिकार हो जाएगा। जब किसी में ये योग्यता आ जाती है कि वह गद्य को पद्य में कन्वर्ट कर सकता है और पद्य को गद्य में कन्वर्ट कर सकता है, तो जो भाषाई संरचनाएं होती हैं उन पर अधिकार उसका हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए, यानी कि हिंदी के अलावा भी जो है रचनाओं को स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके, या फिर बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, या बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। यहाँ पर व्याकरण जो होगा वह नहीं होगा, फिर ये हो सकता है, इसको हम साइड में रखते हैं। फिर इसके बाद में अगला, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, तो भाषिक विशेषताओं से परिचित होना यहाँ पर ये सही हो सकता है। तो हमारे पास में एक तो ये और एक ये दो ऑप्शंस हैं जो कि जिसे जो है ना हम पकड़ सकते हैं। बाकी हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए तो ये यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं रखता है। तो बच्चों को बच्चे जो है वो हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ तक हमने 2023 के हिंदी शिक्षण के जो प्रश्न हैं उनको हमने हल किया। आशा है आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये प्रयास पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
और अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने जो सुझाव है वो लिखकर भेज सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं और नई वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।